उसका ये वार भी ओछा पड़ा। भारतीय फौजी पीछे को गिरा मगर फौरन ही उठा और ब्रेन गन का रुख पोशाली की तरफ उसके पांव के दरमियान एक बाड़ मार दी। गोलियों की आवाज किले की अंधेरी रात की खामोशी में गूंज उठी। साथ वाले अकबी दरवाजे के पहरेदार भागकर उतर आ गए। पोशाली की हालत ये थी कि फौजी ने ब्रेन गन की नाली उसके सीने से लगा रखी थी और चीख चीख कर कह रहा था कि ये पाकिस्तानी जासूसा है। भारत में अगर कोई फौजी चौकी के आसपास कोई चोर पकड़ा जाए तो उसे फौरन पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पोशाली ने दूसरे फौजियों को अपनी तरफ आते देखा तो समझ गई कि वो बाजी हार चुकी है। अब उसने फारसी बोलना शुरू कर दिया। वो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। खेमे से भी फौजी ब्रेन गन लिए बाहर निकल आए। पोशाली को हिरासत में ले लिया गया। फौरन उसके हाथ बांध दिए गए। उसे खेमे के अंदर धकेल कर एक भारतीय सूबेदार मेजर ने पोशाली की आंखों में आंखें डालकर हुर्राते हुए पूछा, कौन हो तुम और जहां तुम्हें किसने भेजा है? पोशाली ने फारसी में जवाब दिया, मेरा नाम लैला है। तुम्हारा फौजी मेरी इज्जत पर हमला करना चाहता था। सूबेदार मेजर ने गरज कर कहा, हिंदी में बात करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सारी जबानें आती है। इस वक्त हिंदी में बात करो। अगर सच बोलोगी तो वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। पोशाली ने अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए कहा, मेरा नाम लैला है, मैं ईरानी सैयाह हूँ। मेरा बाप हिंदी और माँ ईरानी थी। मैं तेहरान में पैदा हुई, वहीं मैंने तालीम हासिल की। भारत की सैर करने आई हूँ कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती मुझे कुछ पिला दिया जिससे मैं बेहोश हो गई। होश आया तो रात हो गई थी और मैं यहाँ किले में झाड़ियों के पास पड़ी थी। वो लोग मेरा पर्स भी उठा कर ले गए जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और नकदी थी। मैं तुम्हारे फौजी से मदद मांगने उसके पास आई तो उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैंने मजाहमत की तो उसने गोली चला दी। पोशाली इससे भी ज्यादा बुरे हालात से कई बार गुजर चुकी थी। उसने अपने हवास पूरी तरह अपने काबू में रखे और अपने बयान को दिल में अजबर कर लिया। यही बयान उसे आगे चलकर भी फौजी अफसरों को देना था। उसने रोना शुरू कर दिया। दूसरा सूबेदार मेजर ने अपने लांस नाइक की तरफ देखकर कहा, इसे कैंप कमांडर साहब के पास ले चलो। दो डोगरा फौजियों ने पोशाली को बाजुओं से पकड़ा और कैंप से निकालकर किले की दूसरी मंजिल वाले तख्ते की तरफ बढ़ा। सूबेदार मेजर वीरेंद्र ने पोशाली के पीछे पीछे चल रहा था। कैंप कमांडर एक सिख ब्रिगेडियर था। वो सो रहा था। उसे ये कहकर फौरन जगा दिया गया कि एक पाकिस्तानी जासूसा को पकड़ा है जो तहखाने के कागजात चुराने आई थी। सिख ब्रिगेडियर अपने बालों को संभालता हुआ फौरन अपने खेमे से बाहर आ गया। बाहर बिजली का बल्ब रोशन था। उसने पोशाली को सर से पांव तक देखा, फिर अपने जवानों को इशारा किया कि इसे अंदर ले चलो। पोशाली को सिख ब्रिगेडियर के खेमे में धकेल दिया गया। फौजी बाहर चले गए। पोशाली के हाथ पीछे बंधे हुए थे। सिख ब्रिगेडियर ने पोशाली को लोहे की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और खुद दूसरी कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? पोशाली एक ऐसी बदकिस्मत औरत का रोल अदा कर रही थी जिसे कुछ जवानों ने लूट कर वहां फेंक दिया हो। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, मेरा नाम लैला है, मैं ईरानी सैयाह हूँ। मेरा बाप हिंदी था, माँ ईरानी थी। पोशाली ने सिख ब्रिगेडियर के आगे भी वही बयान दोहराया जो उसने कैंप के सूबेदार मेजर को दिया था। सिख ब्रिगेडियर ने पोशाली की तलाशी ली। उसके पास कुछ भी नहीं था। बोली, वो लोग मेरा पासपोर्ट, नकदी सब कुछ लूट कर ले गए हैं। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद भी किया। प्लीज मुझे ईरानी सिफारत खाने पहुंचा दिया जाए। सिख ब्रिगेडियर ने अपनी दाढ़ी के बालों को मरोड़कर थोड़ी के नीचे गिरा दी और ऊंची करख्त आवाज में बाहर खड़े हुए सूबेदार मेजर को बुलाया। इसे क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो, खबरदार ये इधर उधर न होने पाए। पोशाली चीखती चिल्लाती और वावेला करती रही और भारतीय फौजी उसे घसीटते हुए क्वार्टर गार्ड में ले गए और मोटी मोटी सलाखों वाला दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। बाहर एक संतरी राइफल उठाए पहरा दे रहा था। पोशाली कोने में पड़े गंबल पर बैठते। अब उसे ख्याल आ रहा था कि उसने जिस मंसूबे पर अमल दरामद किया था उसकी बुनियाद बेहद कच्ची थी, लेकिन अगर उसका हाथ फौजी के हलक पर ठीक पड़ता तो वो जरूर बेहोश हो जाता और पोशाली उसकी ब्रेंदन लेकर बाकी दोनों पहरेदारों को काबू करके तहखाने में ले जा सकती थी। लेकिन उसका वार ओछा पड़ा था और अब वो भारतीय फौज की कैद में थी। उसके साथ अजियत और तशद्दुद का जो सिलसिला शुरू होने वाला था, पोशाली उससे बाखबर थी और उसे कई बार भुगत चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो चाहे मर जाए लेकिन जबान से ये एतराफ नहीं करेगी कि वो किस मकसद के लिए आई थी और दिल्ली में उसका एक साथी भी है। वो अपने इसी बयान पर कायम रहेगी जो उसने सूबेदार मेजर और सिख ब्रिगेडियर को दिया था। पोशाली तेहरान के गली कूचों से वाकिफ थी। समरकंद में पैदा होने की वजह से वो फारसी बड़ी रवानी से बोल लेती थी और लड़कपन में कई बार अपनी माँ के साथ ईरान जा चुकी थी। वो ईरानी सिफारत खाने को कायल कर सकती थी कि वो ईरानी सयाह है और हिंदी इसलिए जानती है कि उसका बाप भारतीय था जिसका कारोबार ईरान में था और जिसने उसकी ईरानी माँ से शादी की थी। उसने क्वार्टर गार्ड में दाखिल होने से पहले भी चीख चीख कर कहा था कि मुझे ईरानी सिफारत खाने वालों से मिलने की इजाजत दी जाए। मैं जासूस नहीं हूँ, मैं ईरानी सयाह हूँ।
मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। उसके बाद पोशाली ने मुझे जो अपने साथ गुजरे हुए भयानक वाकयात की तफसील बताई वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। इस वक्त मैं फिर वापस अपने मोती नगर वाले बंगले के बेडरूम में आता हूँ। ये वही रात थी जिस रात पोशाली ने तले में अपना ऑपरेशन शुरू करना था। रात सोते जागते किसी न किसी तरह गुजर गई। पिछले पहर जाकर कहीं मुझे नींद आई। मेरी आंखें सुबह 8 बजे खुल गईं। जल्दी से तैयार होकर नाश्ता किया और दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। मेरा दिल वसवसों और तशवीश में घिरा हुआ था। अगर पोशाली पकड़ी नहीं गई तो मुझे आज ही शाम किले में जाकर म्यूजियम के सामने वाले नीम के गुंजान दरख्त वाले गड्ढे में माइक्रोफिल्म तलाश करनी होगी। मैं सुजाता को अपने साथ ले जाऊंगा और अगर पोशाली पकड़ी गई है तो फिर मेरा मुस्तकबिल और खुद मेरी जिंदगी खतरे में थी। अब तक मिस्टर तिवाड़ी को किले में एक पाकिस्तानी जासूसा के गिरफ्तार होने की खबर जरूर पहुंच गई होगी। कर्नल भल्ला ने उसे फौरन इत्तला कर दी होगी। इन्हीं ख्यालात में उलझा मैं दफ्तर में आ गया। अपने कमरे में आने से पहले मैं अपना शक दूर करने के लिए मिस्टर तिवाड़ी के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर वो अभी तक नहीं आया था। मिस्टर वशाम भी अपने कमरे में नहीं था। मैं उनका रद्द अमल देखना चाहता था। मेरा दिल बार बार जोर से धड़क कर मामूल पर आ जाता। मुझे ठीक सूरत हाल का अभी तक कुछ इल्म नहीं था और मैं उसे मालूम करने के लिए बेताब था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे का माहौल मुझे अजनबी सा लग रहा था। मेरे साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। मेरी नजरें बार बार टेलीफोन की तरफ उठ रही थीं। मैंने सोचा मुझे पोशाली को फोन कर देना चाहिए ताकि सही सूरत हाल का इल्म हो सके। मैंने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। मेरा दिल थक से रह गया। मैंने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और बड़ी खुश अखलाकी से आवाज को खुशगवार बनाते हुए कहा, कैप्टन मेहता। दूसरी तरफ से मेरा बॉस मिस्टर तिवाड़ी बोल रहा था, कैप्टन इसी वक्त मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने यस सर कहा। रिसीवर रखकर सोचने लगा कि मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। मैं धड़कते दिल के साथ अपने बॉस के कमरे में दाखिल हो गया। वो टेबल लैंप की रोशनी में एक फाइल खोले उसकी वर्क करतानी कर रहा था। मैंने जाते ही हिंदुओं के अंदाज में नमस्कार किया और कुर्सी खींच कर बैठ गया। मिस्टर तिवाड़ी जरा देर फाइल के मुताले में मसरूफ रहे, फिर अचानक फाइल बंद करके मेरी तरफ गहरी तेज निगाहों से देखा। सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी मैंने अपने चेहरे से किसी किस्म की घबराहट या परेशानी के तासुरात को जाहिर न होने दिया। मैंने शुगुफ्तगी से उसे मुखातिब किया, सर आपने मुझे बुलाया था। मिस्टर तिवाड़ी ने अपनी उकाबी आंखें मेरे चेहरे से हटाकर मेज पर पड़े लकड़ी के सिगार बक्स में से एक सिगार निकाल कर सुलगाया और फाइल दोबारा खोल ली। इस फाइल में कुछ आंकड़े गलत लिखे गए हैं। दफ्तर में जरूर कहीं घपला हो रहा है। इसे ले जाकर देखो कि किससे कहाँ गलती हुई है। उसने फाइल बंद करके मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने फाइल लेते हुए बड़े अदब से कहा, सर इस बार स्टेशनरी बड़ी नाकिस आई थी। मिस्टर तिवाड़ी ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, प्लीज इसे अपने कमरे में ले जाओ और फिर मुझे रिपोर्ट करो कि कहाँ घपला हुआ है। उसकी नजरें अब भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। साफ जाहिर था कि वो मेरे चेहरे के तासुरात को पढ़ना चाहता है, मगर मैं उसे एक पल के लिए भी मौका नहीं दे रहा था कि वो मेरे जज्बात का अक्स मेरे चेहरे पर देख सके। मैंने जैसर कहा और फाइल लेकर कमरे से निकल गया। अपने कमरे में आकर मैंने फाइल को गौर से देखा। 10 मिनट के मुताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कहीं कोई घपला नहीं हुआ। फाइल में तमाम डिमांड, ऑर्डर और खरीदे गए माल की रसीदें बाकायदा मौजूद थीं। हकीकत यह थी कि वो पाकिस्तानी जासूसा की गिरफ्तारी के बाद मेरा रद्द अमल जानना चाहता था। उसे पोशाली की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी थी। उसके बुलाने और घूर कर देखने से मैंने यही अंदाजा लगाया था कि पोशाली माइक्रोफिल्म तहखाने से उड़ाने में कामयाब हो गई है। एक लम्हे के लिए मुझे खुशी भी हुई, लेकिन दूसरे लम्हे मैं फिक्रमंद हो गया क्योंकि बॉस के चेहरे से किसी किस्म की परेशानी या इस्तराब का इजहार नहीं हो रहा था। उसका चेहरा मामूल के मुताबिक मुतमईन था। उसके तासुरात से मैं एक बार फिर उलझन में मुब्तला हो गया कि पोशाली के साथ क्या गुजरी है। क्या वो कामयाबी से किले से निकल आई है या गिरफ्तार कर ली गई है। मिस्टर तिवाड़ी के दफ्तर आ जाने के बाद मैंने पोशाली को लाइब्रेरी फोन करने का इरादा बिल्कुल तर्क कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तिवाड़ी को ये मालूम हो कि मैंने हार्डिंग लाइब्रेरी फोन करके नाओमी नाम की किसी केयर टेकर के बारे में दरियाफ्त किया है। ये तो एक खुली हकीकत थी कि मेरा टेलीफोन दफ्तर में भी टेप हो रहा था। मिस्टर तिवाड़ी ने अगर इंटेलिजेंस ऑफिसर को मेरे घर की निगरानी पर लगा दिया था तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे टेलीफोन टेप न होते हों। अखराजात की फाइल को मैंने एक बार फिर बड़े गौर से पढ़ा, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ न निकली। मैंने फाइल अपने साथ में इस पर खुली ही रहने दी और सिगार सुलगा कर कुर्सी के साथ टेक लगा ली। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार गर्दिश कर रहा था कि किसी तरह लाइब्रेरी टेलीफोन करके ये मालूम करूं कि पोशाली वहां मौजूद है या नहीं। लेकिन मेरा उस वक्त लाइब्रेरी फोन करना मुनासिब नहीं था। ये अपने आप को फंसाने वाली बात थी। अगर पोशाली माइक्रोफिल्म उड़ा ले जाने में कामयाब हो गई थी तो उसने वहां 2-4 फौजियों को भी मौत की नींद सुला दिया होगा और तिवाड़ी को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने माइक्रोफिल्म की चोरी की इत्तला कर दी होगी।
उसका चेहरा बता रहा था कि उसे तले से कोई ना कोई इत्तला जरूर मिल चुकी है। इस सूरत में मैं अगर लाइब्रेरी फोन करके पोशाली से खा किसी किताब के बारे में ही बात करता तो ये यकीनी बात थी कि बॉस उसी वक्त मिलिट्री पुलिस को मशवरा देकर हार्डिंग लाइब्रेरी में नाओमी नाम की औरत को फौरन हिरासत में ले लेता। और अगर पोशाली गिरफ्तार हो चुकी है तो मैं फोन उठाने वाले से पोशाली के बारे में नहीं पूछूंगा, मगर फिर भी हार्डिंग लाइब्रेरी मिस्टर तिवाड़ी की नजरों में आ जाएगी और बाद में पोशाली के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मैंने काफी सोच विचार के बाद दफ्तर से बाहर जाकर पोशाली को फोन करने का फैसला किया। मैंने फाइल बंद की और उसे लेकर बॉस के कमरे की तरफ बढ़ा। अभी मैंने दस्तक देने के लिए हाथ ही बढ़ाया था कि मुझे तिवाड़ी की आवाज सुनाई दी। वशराम, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये औरत कले के सीक्रेट वॉल्ट से कोई दस्तावेज ले जाने में कामयाब नहीं हुई। मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैं फाइल खोलकर उसके वरक उलटने लगा ताकि अगर कोई कॉरिडोर में से गुजरे तो यही समझे कि मैं बॉस के कमरे में दाखिल होने से पहले फाइल के मंदरजात का अच्छी तरह मुताला कर रहा हूँ। मेरे कान बंद दरवाजे पर लगे थे। बॉस के जुमले ने ये राज फाश कर दिया था कि पोशाली गिरफ्तार हो गई है। कला, औरत और सीक्रेट वॉल्ट की दस्तावेजात पोशाली की गिरफ्तारी के ये वाज़े इशारे थे। जरा देर बाद वशराम की आवाज सुनाई दी। सर, मैं समझता हूँ कि हमें ये बात मेहता से छुपानी होगी। तिवाड़ी बोला, हम ज्यादा देर नहीं छुपा सकेंगे, मगर मेरे दिमाग में एक और मंसूबा है, तुम्हें फिर बताऊंगा। इस वक्त मैं किले में जाकर उस औरत को देखना चाहता हूँ जो अपने आप को ईरानी टूरिस्ट जाहिर कर रही है। मैं जानता हूँ उसका लिंक बड़ी दूर तक जाता है। वशराम ने कहा, सर, कोई बड़ी तजुर्बाकार पाकिस्तानी जासूसा लगती है, हमें उससे बहुत सी मालूमात मिल सकती हैं। तिवाड़ी बोला, क्यों नहीं जी नहीं। कुर्सी चरचराई जैसे कोई उठा हो। मैं फाइल को गौर से देखते और उसके वरक उलटते हुए वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा चपरासी मुझे देख रहा था। मैं उसे ये तासुर देना चाहता था कि मुझे फाइल के बारे में कोई खास बात याद आ गई है, जो कोई भूला हुआ कागज याद आ गया है जिसे लेने अपने कमरे में जा रहा हूँ। कमरे में आते ही मैं ठम से कुर्सी पर बैठ गया, होंठों को भेंच कर गहरे तफक्कुरात में गुम हो गया। पोशाली गिरफ्तार हो गई थी, फिर भी मैं तस्दीक चाहता था। उसका एक ही तरीका था कि मैं दफ्तर से बाहर जाकर पोशाली की लाइब्रेरी फोन करूं। मैंने फाइल मेज पर रहने दी और चपरासी को बताकर बाहर निकल आया। जरा देर बाद मैं गाड़ी में संसद मार्ग से होता हुआ लोधी रोड वाली छोटी सुपरमार्केट में आ गया। यहाँ लाला जीजामल टोबैको की दुकान से मैंने अपनी ब्रांड के सिगारों का डिब्बा खरीदा और फिर हार्डिंग लाइब्रेरी का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी जिसके साथ मेरा दिल धड़क रहा था। किसी मर्द ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो हार्डिंग लाइब्रेरी। मैंने कहा, जनाब, आपके यहाँ जो लेडी केयर टेकर है, मैंने उससे किताब के बारे में पूछना था, क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? मर्द ने जवाब दिया, वो आज लाइब्रेरी नहीं आई, आप दोपहर के बाद फोन कर लीजिएगा। और टेलीफोन बंद हो गया। इस बात की तस्दीक हो गई थी कि पोशाली गिरफ्तार हो गई है। मैंने फोन की अदायगी की और सेल्समैन का शुक्रिया अदा करके दुकान से बाहर निकल आया। वापसी पर मैं सोच रहा था कि अगर पोशाली ने तशद्दुद के नतीजे में मेरा नाम बता दिया तो क्या होगा। मेरी बिछाई हुई सारी बिसात उजट कर रह जाएगी। फिर ख्याल आया कि पोशाली ऐसा नहीं करेगी, वो मर जाएगी मगर जबान नहीं खोलेगी। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस वाले गैर इंसानी तशद्दुद में अपना सानी नहीं रखते। अगर पोशाली उनके सामने हार गई तो मुझे अचानक किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। ज़हन यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। मैंने वहां से फौरी और हंगामी फरार के तरीकों पर भी गौर करना शुरू कर दिया। बॉस ने मुझे पुराने अले वाली तफरीगाह में अपने किसी एजेंट से मिलने के लिए कहा था जिसे मैं नहीं जानता था, मगर वो मेरी शक्ल से वाकिफ था। सोचा अगर उससे मिलने जाता हूँ तो मेरे पीछे लगा हुआ खुफिया आदमी भी वहां पहुंच जाएगा, मगर उससे मिलना भी जरूरी था। अगर मुझे फौरन भागना पड़ जाता तो वो मेरी मदद कर सकता था, मगर इससे पहले अपने पीछे लगे हुए आदमी से छुटकारा पाना जरूरी था। इसी उधेड़बुन में मैं दफ्तर वापस आकर काम में मसरूफ हो गया। 2 बजे मिस्टर तिवाड़ी कॉलेज से वापस आया। यकीनन उसने पोशाली से पूछगिछ की होगी। खुदा जाने उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। कहीं उसने मेरा नाम तो नहीं ले लिया। अजीब अजीब वसवसे मेरे दिल में पैदा होने लगे थे। मैं बॉस के चेहरे को पढ़ना चाहता था, चुनाचे मैंने फाइल उठाई और उसके कमरे में आ गया। उस वक्त वो मेज की दराज में कुछ तलाश कर रहा था। मुझे देखते ही उसने दराज बंद कर दी। तुमने फाइल चेक कर ली किशन मेहता? मैंने फाइल उसके आगे रख दी। सर, मुझे तो हिसाब किताब में कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दी। मिस्टर तिवाड़ी ने फाइल एक तरफ रखी। कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने पोशाली से मिलने के बाद उसके रद्द-ए-अमल को तलाश करने के लिए उसके चेहरे पर एक गहरी निगाह डाली। उसका चेहरा ज्यादा संजीदा हो गया था। मैंने आम से अंदाज में पूछा, सर, आप कुछ थके थके से दिखाई देते हैं, कहीं बाहर गए हुए थे? मिस्टर तिवाड़ी ने एकदम मेरे चेहरे पर अपनी आंखें जमा दी, फिर मुस्कुराते हुए अपने गर्म कोट के कॉलर को उंगली से छाड़ते हुए बोला, हाँ, जरा देर क्वार्टर तक गया था। कोई खास बात है क्या?
मैंने जल्दी से कंधे उचकाए। नहीं सर, कोई बात नहीं है। आपने लंच तो कर लिया ना? आप नहीं थे तो मैंने अपने कमरे में ही लंच मंगवा लिया था। मिस्टर वशराम भी अपनी सीट पर नहीं थे। वशराम ने सिगार निकालकर उसके सिरे को नाखून से कुरेदते हुए कहा, तुम्हारे पास लाइटर तो होगा कैप्टन। मैं अपना लाइटर रख कर कहीं भूल गया हूँ। मैंने जल्दी से वॉस्कट की जेब से लाइटर निकाल कर जलाया। क्यों नहीं सर, और अपना हाथ झुककर मिस्टर तिवाड़ी के मुंह के करीब ले गया। तिवाड़ी सिगार सुलगाते हुए मेरे चेहरे को टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैंने अपनी निगाहें लाइटर की तरफ कर ली और फिर उसे झाड़ कर जेब में रखी।